चीन दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक ऐसा देश जिसका इतिहास और परंपरा आज भी उस देश में बची और बसी हुई है। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। एक ऐसा देश जहां की कंपनियां दुनिया भर में पंख फैला रही हैं, जिसके बने सामान पूरी दुनिया में मिल जाते हैं। वो देश जो आज अमेरिका को टक्कर देने की सोच रहा है। पर ऐसा नहीं है कि चीन में सब कुछ इतना चमकदार और सुंदर ही है। 1949 से एक देश के तौर पर बनने के बाद से चीन भले ही विकास कर रहा है, लेकिन उस विकास की कीमत वहां के लोगों के अधिकारों के दमन पर टिकी है। वो अधिकार जिन्हें हमेशा से कुचल कर रखा गया, जहां ना बोलने की आजादी है ना विरोध करने की। थियानमेन चौक में जिस तरीके से चीन ने अपने ही लोगों की आवाज को दबा दिया था, वो सिर्फ एक उदाहरण है, और चीन ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है। चीनी सरकार मानवाधिकारों को अपने लिए एक खतरे के तौर पर देखती है, इसलिए किसी भी तरीके के विरोध को दबाने के लिए चीन ने तकनीक तक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। चीन के शिनजियांग प्रांत में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो वहां के लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित ये प्रांत सिर्फ 13 मिलियन मुसलमानों का घर है। इस इलाके में उइगर, कजाक और तुर्की अल्पसंख्यक रहते हैं। यहाँ के लोगों की हर गतिविधि पर चीनी सरकार नजर रखती है। चीनी सरकार का हमेशा से मानना रहा है कि इससे पहले अल्पसंख्यक अपने लिए किसी भी हक की मांग करें, उसे कुचल दिया जाना चाहिए। इसी कारण इस पूरे इलाके को हाईटेक टेक्नोलॉजी के सहारे निगरानी में रखा जाता है। इस निगरानी के पीछे चीनी सरकार तर्क देती है कि सालों पहले जिस तरीके की हिंसा की घटनाएं वहां हुई थीं, वैसी कोई भी घटना ना होने पाए, लेकिन सुरक्षा कारणों से ज्यादा ये लोगों पर नजर रखने का बहाना ही है। कई लोगों को यहाँ री एजुकेशन के नाम पर हिरासत में रखा गया है। ये पुरानी चीनी कल्चरल रेवोल्यूशन जैसा है, जिसमें हिरासत में रखे गए लोगों को जबरदस्ती कुछ खास विचारों को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। अवैध तरीके से लाखों लोगों को यहाँ जेल में डाला गया है। खास तौर पर तुर्क मुसलमानों को अपने घरों में भी रहने की आजादी ना के बराबर है। लाखों तुर्क मुसलमान अपने घरों की जगह जेल में बिना किसी वजह के पड़े हुए हैं। इस इलाके में इतने ज्यादा अनाथालय खुले हैं कि स्कूल उससे कम पढ़ते हैं। अनाथालयों के खुलने का साफ कारण अधिकतर बच्चों के माता पिता का जेल में होना है। इस इलाके में मुसलमानों को सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। मस्जिदों को तोड़ा जाता है और नमाज पढ़ने पर कई तरीके की पाबंदियां हैं। स्कूलों में बच्चों को तुर्क नहीं बल्कि मैंडरिन पढ़नी होती है, और उनके दिमाग में सिर्फ चीनी नीतियां ही डाली जाती हैं। साफ है कि चीन अपने देश में मौजूद मुसलमानों से धार्मिक पहचान से जुड़ी और उनके राजनीतिक विचारों की आजादी को छीनना चाहता है। चीनी सरकार ने लोगों से उनके विरोध के अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, उनके जुड़ने और अभियान चलाने तक के हक को खत्म कर दिया है। चीन में मीडिया पर पाबंदियां हैं। प्रिंट से लेकर डिजिटल तक वही छपता है जो सरकार चाहती है। यहां तक कि ऑनलाइन गेम्स भी सरकार की अनुमति के बाद ही लोगों के बीच आते हैं। चीन में लोगों के चेहरों की पहचान, उनके नाम का डेटा ऑनलाइन सरकार के पास स्टोर है। इसके जरिए इंटरनेट पर लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं या क्या देख पढ़ रहे हैं, उसकी भी जानकारी रखी जाती है। जुलाई 2019 में चीन में एक कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर सोशल मॉरलिटी तोड़ने वाले लोगों को सख्त
सजा दी जानी चाहिए। मतलब साफ है कि सोशल मीडिया पर भी चीन के लोग आजाद नहीं हैं। जनवरी 2019 में कई चाइनीज यूजर्स ने इस बात को माना था कि ट्विटर पर उनके एक्टिव होने के कारण उन्हें धमकाया तक गया था। हालांकि ट्विटर चीन में बैन है और सिर्फ कुछ सरकारी और गैर सरकारी अकाउंट को उसे चलाने की छूट मिली हुई है। चीन ने एक ऐसा ग्रेट फायरवॉल बनाया हुआ है जो पूरी दुनिया के इंटरनेट को चीन के इंटरनेट से अलग बनाता है। इसी कारण वो इंटरनेट पर तमाम तरीके की सेंसरशिप को लागू कर पाता है। दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली कई वेबसाइट्स चीन में काम नहीं करती। चीन की आलोचना वाले आर्टिकल्स और वीडियोस को आप चीन में रहकर देख तक नहीं सकते। चीनी राष्ट्रपति की विनी द पू जैसे कार्टून से तुलना को भी सेंसर किया गया है, तो कई पॉपुलर टीवी शोज और हॉलीवुड मूवीज तक देखने के लिए आप चीन में तरस जाएंगे। चीन में धार्मिक आजादी ना के बराबर है। खास तौर पर ईसाई और मुसलमानों के लिए चीन एक खास नीति को अपनाता है। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने इस नीति के बारे में मार्च 2019 की पीपल्स नेशनल कांग्रेस में बात भी की थी। कई बौद्ध और ताओ मंदिरों और मूर्तियों को चीन में तोड़ दिया गया है। सरकार के आदेश पर चर्च और मस्जिदों को भी ढहा दिया जा चुका है। सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगाकर चीन में कई धार्मिक नेताओं को जेल में डाला जा चुका है। 30 दिसंबर 2019 को अर्ली रेन कोवेनेंट चर्च के पादरी वांग यी को लोगों को सत्ता के खिलाफ उकसाने का आरोप लगाते हुए 9 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। और ऐसे कई मामले चीन में इन धार्मिक नेताओं के खिलाफ लगाए जाते रहे हैं। चीन में मानवाधिकार तो ना के बराबर है ही, उसकी बात करने वाले लोग भी हटाए या गायब कर दिए जाते हैं। चीन में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर सरकार नजर रखती है, उन्हें गलत आरोप में फंसाकर सजा दी जाती है और उनकी गिरफ्तारियां तो बेहद आम हैं। चीन के प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील गाओ जीशेंग, जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर लोगों के गायब होने, उन्हें सजा देने और गिरफ्तारियों के साथ घर में नजरबंद करने के बारे में लिखना शुरू किया था, वो अगस्त 2017 में गायब हो गए और तब से किसी को भी उनके ठिकाने के बारे में नहीं पता है। जून 2020 में बीजिंग के मानवाधिकार वकील यू वेनशेंग को 4 साल की कैद दे दी गई। उनका कसूर था कि उन्होंने अपने देश के संविधान में 5 बदलाव करने के लिए सरकार को खत लिखा था। उन पर आरोप लगाया गया कि वो सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं और सरकारी अधिकारियों के काम में सवाल पूछकर रोड़ा लगा रहे हैं। जब चीन अपने ही देश के आम लोगों को अधिकार नहीं देता हो, तो फिर अल्पसंख्यकों के बारे में सोचना ही बेकार हो जाता है। इससे बुरी हालत देश के LGBT समुदाय की है। समलैंगिकों को चीन में घरों में, काम की जगहों में, स्कूलों में और सार्वजनिक स्थानों तक में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चीन भले ही दुनिया के सामने इनके अधिकार और जेंडर इक्वालिटी की बात करता हो, लेकिन ये सब एक कोरे वादे जैसा ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस समुदाय के अधिकारों की रक्षा और इन्हें शोषण से बचाने के लिए चीन में कोई कानून ही नहीं है। चीन जानता है कि उसकी ये हरकतें किसी न किसी तरीके से और तमाम पाबंदियों के बावजूद भी दुनिया के सामने आ रही हैं। इसलिए चीन उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ही कमजोर करना चाहता है जो कि मानवाधिकार या इन समस्याओं को उठाते हैं। चीन कई छोटे देशों पर दबाव डालता है कि इन संगठनों में वो देश चीन की तारीफ करें, मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को गलत बताएं और चीन की नीतियों का समर्थन करें। चीन की इस नीति का हिस्सा अधिकतर वो देश बन रहे हैं जहां चीन निवेश कर रहा है या फिर
किसी तरीके से उनकी मदद कर रहा है, और जो देश चीन की खिलाफत करते हैं वो उन्हें डराने या धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी दुनिया के कई देश चीन की दादागिरी के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखते हैं। चाहे वो दलाई लामा को शरण देने वाला भारत हो या फिर चीन की कैद में रखे गए एक हांगकांग के पब्लिशर को सम्मान देने वाला स्वीडन। दुनिया के कई देश अब चीन की दादागिरी के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। शी जिनपिंग चीन में माओ से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से माओ ने पूरे देश को अपनी नीतियों में बांधने के लिए ताकत और सत्ता का दुरुपयोग किया था, उसी राह पर जिनपिंग भी चलते दिखाई दे रहे हैं। शी जिनपिंग लोगों की आवाज को कुचलने के अपने सारे प्रयासों को जायज करार देते हैं। अपनी पार्टी से लेकर देश की सत्ता में मजबूत पकड़ रखने वाले जिनपिंग के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता, और जो करता है वो आवाज ही बंद करा दी जाती है। जिनपिंग की नीतियां साफ तौर पर दिखा रही हैं कि चीन एक देश तो है, लेकिन देशवासियों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ वहां की सत्ता के लिए।